आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसका डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें करीब करीब आपका 140 के आसपास क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको मैसेज मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है? तो वो ग्रंथ है इंडिका है। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण क्या है? तो अशोक का स्मरण करने का कारण क्या है कि वो जनहित में कार्य करता था, इसलिए उसको स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धर्म महामात्र का कार्य था। तो धर्म महामात्र का कार्य था कि नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि बौद्ध सम्मेलन से ना एक क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, इसलिए आप इसका स्टार मार्क लगा लेते। जो तृतीय बौद्ध सम्मेलन था कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की है वह है, यानी भारतीय लोग के कोई गुण था, उस गुण को प्रशंसा कौन किया था? तो मेगास्थनीज किया था। तो कौन सा गुण था? तो वो गुण था उच्च नैतिक स्तर। उच्च नैतिक स्तर के कारण जो है मेगास्थनीज भारतीय लोगों के क्या किया था? प्रशंसा किया था। बिंदुसार पुत्र था। तो बिंदुसार जो पुत्र था, तो आप इसको, क्वेश्चन छोटा है लेकिन आप इसको स्टार लगा लीजिए, देखने को क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? जो सेल्यूकस था उसको किसने पराजित किया था? तो सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान हासिल किया था, किस स्थान का शासक था? यानी जो सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, चंद्रगुप्त जो था अफगानिस्तान से हासिल किया, तो वो किस स्थान का शासक था? तो ये जो शासक था सीरिया और बेबीलोन का शासक था। या आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार किया गया, यानी किस प्रकार किया गया? किसका? तो सीता भूमि का। आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए। तो सीता भूमि का जो किया गया है, वो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। यानी जो जनजाति होता था वो जोतता था जो भूमि, उसको क्या बोला जाता था? तो सीता भूमि बोला जाता था। अशोक के पश्चात देवानंदपीय की उपाधि का प्रयोग किसने किया था? किसका उपाधि? तो देवानाम्पीय का उपाधि किसने प्रयोग किया था? तो ये जो प्रयोग किया था दशरथ ने किया था। ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लिए, जब भी एग्जाम में ये आएगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। और क्वेश्चन जो हम बनाए हैं, ये जो क्वेश्चन है, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य का नाम अतिरिक्त अन्य नाम यह है। यानी अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य का अन्य नाम भी क्या कहा गया है? तो यह कहा गया है विष्णुगुप्त कहा गया है। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत क्या है? यानी मौर्य काल में जो था, तो मौर्य का जल संसाधन की जो व्यवस्था किया गया, इसका जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसके जानकारी का स्रोत है ना रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख से। आप इसको स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क लगाए। तो किस अभिलेख से था? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से इसका जल संसाधन का जानकारी दिया गया था, यानी स्रोत से पता चला था। तो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन मिस्र राजा था, यानी मिस्र का जो राजा था समकालीन था, वो कौन था? तो इसका जो राजा था वो था टालेमी द्वितीय या फिलाडेल्फस। टालमी द्वितीय या फिलाडेल्फस था। किसका था? समकालीन तो मिस्र का था। अशोक की नीतियों एवं
उसके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत क्या आता है। यानी कहता है कि अशोक के नीति एवं उसके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत है। तो स्रोत जो है क्या है इसका स्रोत, तो ये स्रोत जो शिलालेख और स्तंभ लेख और शिलालेख से इसकी जानकारी पता चलता है किसके, अशोक के नीति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा था, तो जो लिखा था उसका नाम बताना है। तो ये जो बुक लिखा है मेगास्थनीज के बुक के बारे में बताना है। तो ये लिखा था इंडिका। ये क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्ट पूछता है कि इंडिका जो है किसने लिखा है, या मेगास्थनीज के बुक का नाम बताना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, तो शासन के सिद्धांत की एक पुस्तक है। शासन के सिद्धांत की एक पुस्तक, आप इसको भी स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए। जो भी हम डबल स्टार बता रहे हैं उसको जो आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो इसका PDF जो है टेलीग्राम पर दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि डबल स्टार जब भी लगवा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट छपेगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था, यानी मेगास्थनीज था तो भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज के अनुसार 7 विभागों में 7 वर्गों में विभाजित किया। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में कालाशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था। तो बिंदुसार जो था तो अपने पिता के शासनकाल में यानी अशोक के शासनकाल में कहाँ पे विद्रोहियों का दमन किया था, तो ये जो दमन किया था ना तक्षशिला में दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ के धमेक स्तूप क्या है, धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो सारनाथ में कौन सा है, धमेक स्तूप है। आप इसको स्टार लगा लीजिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि धमेक स्तूप कहाँ पे है, तो धमेक जो स्तूप है सारनाथ में है। तो निर्माण किसने करवाया है, तो ये जो निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया था। मौर्य काल का मानक सिक्का था, यानी मौर्य काल का जो मानक सिक्का था वो क्या था, तो मौर्य काल का जो मानक सिक्का था उसका नाम क्या था, पन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, यानी क्या कहता है कि अशोक का प्रारंभिक जो स्तंभ था, प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रसिद्ध स्तंभ था वो प्रारंभिक कहाँ था, कौशाम्बी में था। प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया, यानी जो स्तंभ कहाँ था, कौशाम्बी में था, उसको कहाँ लाया गया, प्रयाग में लाया गया। तो किस शासक के द्वारा लाया गया, तो ये जो शासक लाया था वो अकबर लाया था। रुम्मनेदेई स्तंभ किसके शासन काल का है, जो रुम्मनेदेई है ये आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। तो रुम्मनेदेई जो स्तंभ है, रुम्मनेदेई स्तंभ किसके शासन काल का है, तो रुम्मनेदेई जो है ना किसके शासन काल का, तो ये है अशोक के शासन काल का। धौली में क्या है, धौली जो है, धौली में क्या है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा धौली में क्या है। तो धौली में क्या है, तो एक शिलालेख है। मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था, मौर्य साम्राज्य के जो संवाददाता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको प्रतिवेदक कहा जाता था। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। अग्रोनोमोई किस विभाग का अधिकारी था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो किस विभाग का था, तो युक्त विभाग का ये अधिकारी था। कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था, आप इसको भी डबल स्टार में लगा लीजिए। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था, तो जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मणी अभिलेख स्थित है, तो सबसे पुराना जो है ब्राह्मणी अभिलेख है स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, पीपर हवा, जो पीपर हवा है वहाँ पे जो है अभिलेख है। आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी, जो सुवर्णगिरी था वो किसकी राजधानी थी, तो सुवर्णगिरी जो राजधानी था वो राजधानी दक्षिणापथ के राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है, जो सर्वोत्कृष्ट था, तो अशोक के कालीन का जो स्थापत्य था
वो क्या है? स्तूप है, स्तंभ है, महल है या गुफा है? तो ये जो स्थापत्य है ये क्या था? स्तंभ था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? जो अंतिम उससे मौर्य शासक था वो कौन था? तो वीरभद्र जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। आपको पहले से भी याद होगा कि ये इसका जो है सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, लेकिन आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रहता है एग्जाम में। कभी भी सेट उठा के मारिएगा तो एक जो है सांची का स्तूप आपको मिलेगा। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? जो सारनाथ अभिलेख, सारनाथ जो स्तंभ है वो किसका उदाहरण है? तो ये है मौर्यकालीन कला का। नेक्स्ट मौर्य शासन के बारे में गलत है। मौर्य शासन के बारे में क्या गलत कहा गया है? कि शैव धर्म राजकीय धर्म बन गया था, ये क्या था? गलत था। बाकी इसमें सब सही है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध था? आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि हाई लेवल जैसे एग्जाम होगा ना तो आप फोटो ग्रेड पर जब भी होगा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे कालसी किसके लिए प्रसिद्ध था? जो कालसी था वो किस लिए प्रसिद्ध था? अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अशोक के शिलालेख है उससे क्या जानकारी मिलता है? तो अशोक के जो जानकारी मिलता है, अशोक के इसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी मिलता है, इसकी प्रशासनिक नीति के बारे में जानकारी मिलता है, उसके धार्मिक विचारों के बारे में जानकारी मिलता है, और इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो हाई लेवल जो आपका कंटेंट मिल रहा है, इस कंटेंट को आप लोग रिवीजन करके देखिएगा तो आपको इजी लगेगा। एक बार पढ़िएगा तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको इजी हो जाएगा। और जैसे ही आप हाई लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको उस समय डायरेक्ट माइंड में आएगा कि वो इसका आंसर ये था, और आप उसको ट्रिक कर पाइएगा। तो आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हाई लेवल का कंटेंट नहीं पढ़िएगा, लो लेवल का कंटेंट पढ़ते रहिएगा, तो जैसे ही हाई लेवल का अगर पैटर्न चेंज कर रहा है अभी तो वो आपसे फिर नहीं बन पाएगा। तो पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं चलता है। जैसे पिछले बार का बीपीएससी में पूछा था, सब लोग वीर कुंवर सिंह का बारे में जान रहा था, लेकिन उनका बायोग्राफी के बारे में किसी को पता नहीं था, तो इसलिए वो सब लोग उसको मिस कर दिए। कोई लोग अंदाजे मारे तो उनका सही हुआ, पर उसको रेयर केस में कर सकते हैं। इसलिए हाई लेवल का कंटेंट हम दे रहे हैं, हाई लेवल का आप कंटेंट पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक जो है ना लेवल जो हो जाएगा हाई हो जाएगा। रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक जैसे कौन थे? तो रज्जुक जैसे मौर्य शासन के एक अधिकारी थे। तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि रज्जुक कौन थे, आपसे पूछ सकता है। तो मौर्य शासन के एक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत बताइए। तो कहता है कि मौर्यकालीन के बारे में गलत कथन बताइए। तो इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? तो किसके बारे में? तो मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलवाया, ये क्या है? गलत है। तो यही आपका आंसर है। बाकी जो उसने यूनानियों को हराया ये भी सही है। उसके राज्य में काबुल शामिल था, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है? गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मौर्य काल में, जो मौर्य काल है तो उसमें बहु विवाह का प्रोत्साहन दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, दास प्रथा प्रचलित था, बहुदेव पूजा पर रोक लगाई गई थी, और पशु हत्या पर रोक लगाया गया था। तो इसका क्या है कि दास प्रथा प्रचलित था। ये जो था ना, क्या था? दास प्रथा उस समय प्रचलित था। करसापन किसके लिए प्रयोग किया जाता था? आप इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना अब जब भी एग्जाम आएगा तो इससे पूछेगा। तो वस्तुएं खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तीस्त किसका समकालीन था? तीस्त जो था किसका समकालीन था? तो आप इसको भी स्टार मार्क लगा ही लीजिए। तो अशोक के समकालीन था। मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? मौर्य काल में जो था वो कौन सी है जिसकी विशेषता ज़्यादा था? तो मौर्य काल में विशेषता था वो मुद्रा प्रचलन का विशेषता ज़्यादा था। हम जो भी स्टार लगवा रहे हैं उसको एक विशेष तौर पर स्टार लगवा रहे हैं। ऐसे तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो हम स्टार लगवा रहे हैं, डबल स्टार लगवा रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा।
कहता है कौन सा शासक जैन था। इनमें से जो शासक दिया गया है, जैसे मौर्य साम्राज्य दिया है, चंद्रगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम दिया है, स्कंदगुप्त दिया है, तो ये कौन से जो थे शासक जो जैन अपनाए थे। तो जैन जो अपनाए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। रुमनेदेई किस घटना से संबंधित है। तो रुमनेदेई जो है वो किस घटना से संबंधित है। तो बुद्ध के जन्म से रुमनेदेई संबंधित है। अशोक ने नए पद का सृजन किया। तो जो अशोक थे वो नया पद सृजन किया, उस पद का नाम क्या है। तो उसका जो पद का नाम क्या है, धम्म महामात्र जो है ना, धम्म महामात्र। इस पद का सृजन किसने किया था, तो अशोक ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। ये तो क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो श्रवणबेल गोला में अपनाया था। अशोक को किसने धर्म की दीक्षा दिया था। अशोक का जो है धर्म का दीक्षा किसने दिया था, तो वो दिया था उपगुप्त ने दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थी, तो वो था चाणक्य। सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा। सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है। तो किसकी अस्थि है, तो ये हो जाएगा सारिपुत्र एवं मोदगलयान की है। मोदगलयान की और सरिपुत्र का है। सांची के स्तूप में ये दोनों का क्या है, अस्थि है। आप अस्थि मतलब आप समझते ही होंगे कि अस्थि क्या होता है। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ, तो कलिंग युद्ध के बाद हुआ। मौर्य शासन पर किस विदेशी ने लिखा। मौर्य साम्राज्य पर किस विदेशी ने लिखा। मौर्य जो शासन है उस पर किस विदेशी ने लिखा है, तो उस पर लिखा था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का आगमन हुआ। मेगास्थनीज का आगमन हुआ मौर्य साम्राज्य में, चंद्रगुप्त में, कनिष्क में, हर्ष में। तो किस में हुआ था, तो यह हुआ था मौर्य साम्राज्य में मेगास्थनीज का आगमन हुआ था। सबसे पहले भारत आया। तो सबसे पहले भारत कौन आया, तो आया था मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त जो मौर्य की जो है इसकी तिथि की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो इस तिथि के बारे में हमें यूनानी स्रोत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम समय किस धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य हैं अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था। यानी जब मरने से पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं किस धर्म को अपनाए थे। तो किस धर्म को अपनाए, तो वो जैन धर्म को अपनाया। मौर्य वंश का अंत किसने किया। मौर्य वंश का अंत किसने किया है, तो मौर्य वंश का अंत यानी जिसका अंत होने के बाद एक नए वंश की स्थापना हुआ, तो वो हुआ शुंग। शुंग ने क्या किया, मौर्य वंश को अंत कर दिया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। यानी क्या कह रहा है कि श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो ये जो बौद्ध ग्रंथ से अध्ययन किए थे वो मोगली पुत्र तिष्य से। आप इसको स्टार मार्क लगा लिए, डबल स्टार का लगाइए। महेंद्र और संघमित्रा कौन थे, अशोक के पुत्री थी। संघमित्रा अशोक की पुत्री थी और महेंद्र उनका पुत्र था। सिंध से पाटलिपुत्र तक जाने वाले मार्ग का उल्लेख किया है। जो सिंध से पाटलिपुत्र तक जो रास्ता जाता था उसका उल्लेख किसने किया है, तो उसका उल्लेख जो किया है मेगास्थनीज ने किया है। धर्म महामात्र कौन थे। जो धर्म महामात्र था कौन था, तो ये था एक अधिकारी, और ये पद का सृजन भी नया किया गया था। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नियों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए कि ये संयोग से ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछ सकता है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन पूछने की संभावना हो सकता है कि जो बच्चे और पत्नी को सुव्यवस्थित नहीं किया और
भिक्षु बन गया तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये जो प्रावधान किया है किसने किया था? तो ये जो प्रावधान किया था कौटिल्य ने किया था कि अगर आप पत्नी और बच्चे को अगर व्यवस्था नहीं करते हैं खाने पीने रहने का, अगर आप भिक्षु बनते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। कहता मेगास्थनीज की इंडिका निम्नलिखित उदाहरणों में इस समय उपलब्ध था। तो उस समय उपलब्ध था आपका स्ट्रोबो भी था और एरियन भी था और डायोडोरस भी था, टॉलमी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी, यानी कहता है कि पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती थी। तो किस में कहा? तो मौर्य काल में कहा गया। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? आप इसको स्टार लगा लीजिए। किस ग्रंथ में पता चला है कि अशोक जो था ना कश्मीर का संस्थापक था? तो ये आपको याद होना चाहिए। तो राजतरंगिणी में, और राजतरंगिणी में किसके बारे में? कश्मीर के बारे में लिखा गया, पूरे कश्मीर के बारे में। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? तो श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में है। पौतवा अध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? जो पौतवा अध्यक्ष था किसका निरीक्षण करना था? तो ये करना था माप तौल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार मौर्य के शासनकाल में जहाज रानी राज्य का एकाधिकार था? ये आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिए। तो ये थे कौटिल्य कि कौटिल्य के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था। अशोक ने किस अभिलेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान है? आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए। अशोक किस अभिलेख में बोला था कि सभी मनुष्य मेरे संतान है? तो ये बोला था प्रथम पृथक अभिलेख में। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक जो था बोला था कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? यानी सिक्का ढालने का कार्य किसका था? तो सिक्का ढालता था कौन? लक्ष्मण अध्यक्ष जो होता था ना वही सिक्का ढालता था। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किया गया है, यानी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जो वर्णन किया गया है वो अर्थशास्त्र में किया गया है। किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और कहाँ पे? तो सौराष्ट्र में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कहाँ पे सुदर्शन झील का करवाया था? तो सौराष्ट्र में किया गया था। और किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था? तो ये कहाँ पे घटाया था? तो लुम्बिनी में घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक का समकालीन अंत्योतक कहाँ का राजा था? जो अंत्योतक था वो कहाँ का राजा था? तो ये राजा था सीरिया का राजा था। कौटिल्य ने किसको सेना में भर्ती होने की छूट दी थी? जो कौटिल्य था तो बोला था कि सेना में सबकी छूट है। तो कोई ऐसा होगा ना जिसको छूट दिया होगा? तो वो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सभी को क्या किया? वो छूट दिया था। किसने दिया छूट? तो कौटिल्य ने दिया था। तो आप इसको स्टार लगा लीजिए। अपने शिलालेख के किस वर्ष अशोक ने कलिंग विजय की? आप इसको तो डबल स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार लगाइए। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में बिहार एसएससी हो या रेलवे हो ये क्वेश्चन छपेगा। तो ये हो जाएगा 8वें वर्ष में। कहता चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था। तो प्रांतीय शासक कौन था? तो पुष्पगुप्त था। विष्ट का तात्पर्य था। विष्ट का तात्पर्य क्या होता है? तो विष्ट का जो तात्पर्य होता है वो होता है ज़बरदस्ती या बिना भुगतान के
कराई गई मजदूरी, यानी ज़बरदस्ती जो कराया जाता है ना, भुगतान है कि आपको भुगतान देना है, उसको मन नहीं है, ज़बरदस्ती खेती कराया जा रहा है, उसी को यह मजदूरी कह सकते हैं, उसी को बिष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने भारत में रोम के सिक्के के प्रवाह पर गहरा दुख व्यक्त किया? तो किसने व्यक्त किया? तो ये जो व्यक्त किए थे प्लिनी ने व्यक्त किया था। निम्नलिखित में कौन सी लिपि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त हुई है? तो अशोक के जो शिलालेख है उसमें 4 गो लिपि का प्रयोग किया गया है, तो वो लिपि का नाम बताना है। तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ये चारों जो है लिपि इसका प्रयोग किया गया है किसमें? तो अशोक के शिलालेख में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था, जो दीवानी कचहरी होता था उसको क्या कहा जाता? किसके अनुसार? तो कौटिल्य के अनुसार। तो उसको कहा जाता धर्म अस्थाई कहा जाता, धर्म अस्थीय कहा जाता, धर्म अस्थीय कहा जाता था दीवानी कचहरी को। किसने कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर पूर्ण भारत को रौंद डाला? ये भी एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा कि किसने कहा था कि समुद्रगुप्त के पास 6 लाख सेना था और सेना लेकर भारत को रौंद दिया? तो ये कहा था प्लूटार्क ने कहा था। मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा थी, जो मौर्य काल था उसकी पश्चिमी सीमा कहाँ था? तो अफगानिस्तान तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है? कहा था कि एक अभिलेख है जिसमें अशोक के विदेशों के साथ संबंध बताया गया है, तो वो कौन था? 13वां अभिलेख में। कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है, जो सप्तांग उसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये दूत जो है सम्मिलित नहीं है। राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, किसका कथन है? आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो किसका कथन है? तो यह है कौटिल्य का। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त होता है, तो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारवा बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? जो कारवा बनाकर चलने वाले जो व्यापारी होता था उनको क्या कहा जाता था? तो उनको जो कहा जाता था वो सार्थवाह कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रोकोटस के रूप में पहचान की, तो किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य का सेंट्रोकोटस के रूप में किसने पहचान किया था? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। आप इसको स्टार मार्क डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो है एग्जाम में ये छपेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो मौर्य काल के किस पुस्तक में किया गया है? तो मौर्य काल का जो पुस्तक है इंडिका में इसके बारे में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों के बारे में वर्णन किया गया है। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो थे वो थे कौन? मोगलीपुत्र तीस्त थे, मोगलीपुत्र तीस्त थे। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में। अब मोगलीपुत्र तीस्त जो है ना, महेंद्र को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिए थे। पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो पाषाण गृह कला जो था वो सर्वप्रथम उसका जो विकास हुआ वो किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो ये जो हुआ था मौर्य वंश के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो पतन का मुख्य कारण था अशोक के उत्तराधिकार की निर्बलता, यानी अशोक के जो उत्तराधिकार हो गए वो निर्बल यानी मजबूत नहीं था, इसलिए मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया? उसका पतन हो गया। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? यानी अशोक का जब साम्राज्य था तो उस समय कौन सा देश सम्मिलित था? तो ये था कर्नाटक। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? अशोक के एक लेख है उसमें बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है उसके बारे में कहा गया है। तो ये कहा गया है किसमें? तो ये भाब्रू लेख में। आप इसको स्टार मार्क डबल स्टार लगा लीजिए, भाब्रू अभिलेख में कहा गया है। अशोक का नाम मिलता है कहाँ पे? अशोक का नाम मिलता है मास्की अभिलेख में, सोपारा में, कलिंग में और जूनागढ़ अभिलेख में। तो किस में मिलता है? तो ये मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे ना वो भद्रबाहु थे। मौर्य के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था, यानी मौर्य काल के पश्चात तो उत्तर पश्चिम सीमा था, तो इस पर किसका अधिकार था। तो ये जो अधिकार था बैक्ट्रियन का अधिकार था, और ये जो बैक्ट्रियन थे इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। क्या था, रूपदर्शक। तो रूपदर्शक जो अधिकारी था तो रूपदर्शक जो अधिकारी था, सिक्कों का परीक्षण करने वाला जो अधिकारी उसको रूपदर्शक अधिकारी कहा जाता है। किस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामों का उल्लेख है। तो किस में है, तो रुद्रदामन और का जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख में उसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नामों का उल्लेख है। मौर्य काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित में से प्राप्त हुआ है। तो किसके, कोषागारों के बारे में। किस काल में, तो मौर्य काल में। मौर्य काल में हुआ है तो सोहगौरा का ताम्रपट से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवमातृक शब्द का अर्थ क्या है। देवमातृक शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ये अर्थ होता है वर्षा युक्त प्रदेश, उसको बोला जाता है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अशोक के शासन काल में कुमार निम्नलिखित स्थानों में युक्त थे। जो कुमार थे कहाँ युक्त थे, तो तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौर्य स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, यानी मौर्य स्तंभ के लिए जो था ना वो पत्थर कहाँ से प्राप्त किया जाता था। आप इसको डबल स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो ये किया जाता था चुनार से प्राप्त किया जाता था। कौटिल्य द्वारा धर्मस्थयी शब्द का तात्पर्य था। क्या था धर्मस्थयी का, तो धर्मस्थयी का मतलब क्या होता था, तो न्यायालय होता था। भट्ट स्वामी कृत प्रतिपदा पंचिका, इसी पे क्या हुआ है अर्थात टिका हुआ है। निम्न में कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है, यानी कहता है कि कहाँ पे चंद्रगुप्त के सभा का उल्लेख है। तो ये जो उल्लेख है ये है मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था कौन था। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से किसने वर्णन किया है, तो ये वर्णन किया है विशाखदत्त ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, जो खरोष्ठी लिपि था वो किससे इसका उत्पत्ति हुआ है, तो अरमाइक से इसकी उत्पत्ति हुई। किससे, अरमाइक से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें मौर्य का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है, यानी मौर्य के जो है ना क्षत्रिय रूप में उल्लेख किया गया। तो किसमें किया गया है कि मौर्य जो था क्षत्रिय था, तो वो किया गया था दिव्यावदान में। जो दिव्यावदान है ना, जो दिव्यावदान इसमें कहा गया है कि मौर्य जो था ना वो क्षत्रिय रूप में था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, यानी मेगास्थनीज कहता था कि भारत में दास प्रथा नहीं था। यह उक्ति इसलिए कही गई होगी क्योंकि भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। कहता ग्रीस में जो था ना बहुत क्रूरतापूर्वक था, तो वैसा ये नहीं देखा था, इसलिए इसने सोचा कि यहाँ जो है दास प्रथा नहीं था। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृतिक भाषा में हैं क्योंकि जो अशोक के जो लेख है वो किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। तो क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, इसीलिए प्राकृत भाषा में लिखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके। अब ऐसा भाषा में लिखा जिसको लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो लिखने से क्या फ़ायदा होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा
डायनोसिस एवं हेराक्लीस के रूप में वर्णित देवताओं की पहचान क्रमशः किससे की गई? तो किसके बारे में? तो डायनोसिस और हेराक्लीस के रूप में ये जो किया गया, तो शिव और कृष्ण का जो देवता का जो पहचान कराया गया, तो वो शिव और कृष्ण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? यानी भौतिक संस्कृति का आधार क्या था? तो भौतिक संस्कृति का आधार था, तो इनमें से क्या चुना है? इनमें सही को चुनना है। तो लोहे का अत्यधिक प्रयोग होता था, आहत सिक्के का बाहुल्य था, ये भी था। उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांडों की प्रचुरता था, ये भी था। और पकी हुई ईंटों का प्रयोग था, ये भी था। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अब इसमें कोटि 1 और कोटि 2 को मिलान करना है। कोटि 1 और कोटि 2 को मिलान करना है। तो कहता है उत्तरापंथ, तो उत्तरापंथ की क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तक्षशिला। अवंतिरट्टा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उज्जैनी हो जाएगा। और प्रासी का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। और कलिंग के हो जाएगा कौन? तोसली। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है। तो किसके विवरण के अनुसार मिलता है? आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो किसके अनुसार मिलता है? तो मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार कहा जाता है कि भगवत धर्म का उदय जो है यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने वाले साक्ष्य से मिला है। अब यहाँ पे कोटि 1 कोटि 2 को फिर मिलान करना है। तो मिलान इसमें हम करेंगे कोटि 1 और कोटि 2 को। गूढ़ पुरुष किसको कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष तो किसका था? तो था गुप्त दूर का था। संध्या क्या था? तो संध्या था स्थिर गुप्त। और संचरा क्या था? तो ये था भ्रमणशील गुप्तचर। और रूपा जीवा क्या था? तो ये गणिका था। आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए। और पिछले वाले भी जो इस तरह से मिलान किए थे उसका भी आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से आने का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, इसको काल क्रम के हिसाब से बताना है। तो इसके बताने का कहा है कि सबसे पहले कौन आया था? तो नगरीय संस्कृति आया सबसे पहले। 1 नंबर में नगरीय संस्कृति आया। उसके बाद दूसरे नंबर में लोहे का हल आया। उसके बाद चांदी के आहत आया तीसरे नंबर पे। और सोना का सिक्का बाद में है चौथे नंबर पे। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये जो था ये किस में था? तो ये सोहगौरा ताम्रपत्र में ये लिखा गया था। कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित था? जो कलिंग था वो भारत में कहाँ था? तो ये था उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर, जब सिकंदर हमला किया था उत्तर भारत में, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश का शासन था? आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए। तो इस किसका? नंद वंश का शासन था। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत में जब सिकंदर हमला किया था तो उस समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो इनमें से कौन सा जो किसी न किसी समय में आए तो उनके आगमन के काल क्रम के अनुसार सजाना है। तो काल क्रम के अनुसार क्या करना है? सजाना है।
तो सबसे पहले कौन आया था? तो आपका मेगास्थनीज आया था। उसके बाद फाहियान आया था। उसके बाद हुआन त्सांग आया था। उसके बाद ई सिंह आया था। मतलब आपका 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको डबल स्टार लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको छपेगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि किसमें है? प्राचीन भारत में। तो एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि कौन था? तो ये था खरोष्टी लिपि। कौन सा लिपि था? खरोष्टी लिपि। आप इसको स्टार लगा लीजिए कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो राजा देश में अशोक के जो है व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? तो मास्की अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये जो गलत है वो है, ये स्थापत्य संरचना के भाग थे। ये क्या था? गलत था। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों का अर्थ निकालने के सूत्र द्विभाषीय प्रलेखों से मिलते जो संबंध थे, जो मिले थे वो किससे संबंध थे? तो ये जो मिला वो था ब्राह्मणी तथा अरमाइक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है। यानी कौटिल्य जो है ना, अर्थशास्त्र के ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है। किस प्रकार? यानी किस प्रकार शिक्षा देती है? तो ये हो जाएगा, एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। मतलब उसको राज्य को प्राप्त भी करना चाहिए और उसको सजाकर सहेजना, मतलब उसको अच्छे ढंग से रखना भी चाहिए। श्रवण बेलगोला संबंधित है। श्रवण बेलगोला जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म के मत से संबंधित है श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेख में समांतर जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। तो अशोक के शिलालेख में समांतर जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? तो वो था प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है? जो प्राचीन काल के जो है, तो शैलकृत जो गुफा है वो कहाँ पे है? तो ये गुफा जो है नासिक के एलोरा और अजंता में। नासिक जो है ना, वहाँ पे एलोरा और अजंता गुफा में है। चाणक्य का अन्य नाम था, यानी चाणक्य जो था उसका अलग यानी दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त उसका दूसरा नाम था। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो किस अभिलेख में मिला है? अब इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए और इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। तो ये मिलता है 13वें अभिलेख में मिलता है कि किसके बारे में? तो कलिंग विजय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है? नंद और मौर्य का जो उल्लेख किया है, कौन किया? तमिल एक कवि थे। तो तमिल कवि जो थे तो क्या किए थे? नंद और मौर्य का उल्लेख किए हैं। तो किए कौन? तो मामूल नार जो है ये उल्लेख किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी। देखिए क्वेश्चन कितना टफ है, इसको स्टार लगा लीजिए, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी, इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? इसकी सूचना जो है कहाँ से मिलता है? तो ये जो मिलता है ना, कहीं भी इसमें से ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ से नहीं मिला है। अब ऐसा नहीं कि आपको मिल गया, ऑप्शन मिल गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है और कहते हैं इनमें से कौन से सुदर्शन झील से संबंधित है? अभी कुछ देर पहले बताया सुदर्शन झील के बारे में, तो सुदर्शन झील से संबंधित है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, अशोक के बारे में है और रुद्र बिंबिसार इससे संबंधित नहीं है। किससे? सुदर्शन झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में
रियासत का उल्लेख है। यानी क्या है, अभिलेख जो है उसमें कहा गया है 1 ग्राम के भू राजस्व के रियासत के बारे में उल्लेख किया गया है। तो किस में किया गया है, तो लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किसके इतिहास से संबंधित है? तो राजतरंगिणी कहाँ से है, तो कश्मीर से संबंधित है। मौर्य काल में कंटक शोधन था, यानी जो मौर्य काल में जो था कंटक शोधन जो है वो क्या था, तो वो था फौजदारी न्यायालय था। क्या था? फौजदारी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी और अरमी, जिसको अरमाइका भी कहा जाता है, भाषा में खुदा अशोक एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। तो ये क्या है, तो कंदहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? यानी द्वादश जो अभिलेख है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो प्रदर्शित करता है सभी संप्रदायों में सार की वृद्धि का, जो सभी संप्रदाय है उसमें सार की वृद्धि को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। कौन सा? द्वादश अभिलेख है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध क्या था? तो सीताध्यक्ष का जो संबंध था वो था कृषि से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला एवं ग्राम मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था? तो आप इसको बताइए कौन सा था? तो ये था स्थानिक था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है और कंटेंट अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।